देखते हैं बच्चों, आज प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसके पहले किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए विभाज्यता की जांच हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज यहाँ हम देखेंगे कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। जैसे दिया गया है पहला 140, तो 140 का हम अभाज्य गुणनखंड याद करेंगे। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं कि जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से नहीं कटती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर 140 देखो, सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड इसका होगा 2 से ही कट जाएगा। 2 से कटा देंगे, 2 7 14, ये 0 बढ़ जाएगा। 2 से भाग कर लेंगे, 2 3 6, 1 0, 2 5 10 हो जाएगा। 5 से कटा देंगे, 5 7 35 हो जाएगा। 7 से कम 7 हो जाएगा। तो 140 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणिते 5 गुणिते 7। ये इसका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल ग्रुप का हो गया। ये दो बार है तो इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 के घाते 2 गुणिते 5 गुणिते 7, ऐसे लिखा जा सकता है। ये पहला सवाल है। दूसरा वाला देखते हैं 156। तो 156 का हम लोग लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड करेंगे 156, ये 2 से कट जाएगा। 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से कटा देंगे, 2 3 6, 2 9 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटा देंगे। 3 से कटा देंगे, 3 कम 3, 3 3 के 9। अब ये 13 से कटेगा, 13 3 39, 13 कम 13। अब ये इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणिते 2 गुणिते 3 गुणिते 13, 2 गुणिते 2 गुणिते 3 गुणिते 13। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 बार आया है, तो इनको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 का घाते 2 गुणिते 3 गुणिते 13। ये पहला, ये दूसरा। तीसरा देखते हैं 3825। 3825 को हम गुणनखंड के रूप में यहां लिखेंगे। 3825 का गुणनखंड करते हैं। तीन हजार आठ सौ पच्चीस। देखो ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से विभाज्यता की जांच बताया है कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 रहता है वह 2 से कटता है। जिस संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 से कटता है तो पूरी संख्या 3 से कटती है। इनको जोड़ते हैं, 5 2 7, 7 8 15, 15 3 18, ये 3 से कट जाएगा। ये 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 7 21, 3 5 15, यानी 3 का इसमें भाग करेंगे इतना आएगा। अब इनको 3 से फिर कटाओ, 3 चौके 12, 3 दूनी के 6, 3 5 15, 4 2 6 5 11, 3 से नहीं कटेगा। अब ये 5 से कटेगा, 5 से कटा देंगे, 5 8 40, 5 5 25। अब ये 5 से फिर कटेगा, 5 एकम में 5, 5 7 35। अब ये 17 से कटेगा, 17 एकम में 17। तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणिते 5 गुणिते 5 गुणिते 17। इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3 के घाते 2, 5 के घाते 2 गुणिते 7। ये अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हो गया। तीसरा सवाल है, ये चौथा देखते हैं 5005। तीसरा है 5005। अब इसका गुणनखंड करते हैं 5005। देखो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि विभाज्यता की जांच आपको सिखा दिया गया है कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 रहता है वो 2 से कटता है। जिस संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 से कटता है तो पूरी संख्या 3 से कट जाती है। तो इनके अंकों को जोड़ेंगे तो 10 होगा। ये 10 3 से नहीं कटेगा, तो ये पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। ये 5 से कटेगा, 5 से कटाते हैं, 5 एकम में 5, 5 0 0 0 0, 5 एकम 5। अब इसको देखते हैं ये किससे कटेगा? तो अब इसको कटाएंगे 17 से, कटा करके देखते हैं। अब इसमें 17 से कटाते हैं,
अब ये 5 से कट गया है, अभी 5 से नहीं कटेगा, तो 5 को हम 7 से देखते हैं। तो 7 से विभाज्यता की जांच सिखाया गया है कि किसी भी संख्या की इकाई का दोगुना करके शेष बची हुई संख्या में से घटाने पर यदि अंतर 7 से कटता है तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। हम यहाँ पर देखते हैं एक इकाई के आधार पर एक का दोगुना कर लेंगे, 2 हो जाएगा। 2 इसमें से घटाएंगे 100 में से 2 तो 98 हो जाएगा। 98 7 से कट जाएगा तो ये पूरी संख्या 7 से भी कट जाएगी। तो हम 7 से पहले घटाएंगे, 7 से घटा देंगे, 7 से कम 7, 3 बचेगा 0, 7 चौक 28, 2 बचेगा 1, 21, 3 7 तरीके 21। अब ये 7 से नहीं कटेगा, 7 के बाद देखते हैं 11 से, तो 11 से ये कटेगा तो 11 एकम में 11, 3 बचेगा 33, 11 3 33, ये 13 से कटेगा, 13 एकम में 13। तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर 17 था, ये 17 रहेगा। यहाँ पर इसका गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 5 गुणते 7 गुणते 11 गुणते 13। ये 5005 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसमें देखते हैं 7429, 7429, 7429, यहाँ पर देखते हैं 7429। देखो ये ना 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, 3 से देख लेते हैं, 9 2 11 4 15, 15 7 22, ये 3 से भी नहीं कटेगा, ये 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से देख लेते हैं, 7 9 2 के 18, 742 बचेगा। ये 742 में से 18 घटा लेते हैं, 12 में से 8 घटा देंगे 4, 3 में से घटा देंगे 2, ये 7, ये 7 से भी नहीं कटेगा। तो जब 7 से नहीं कटेगा तो 11 से देखेंगे, फिर 13 से देखेंगे, फिर 17 से देखेंगे। अब वो ये है 7429, 13 से भी नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, ये सीधे 17 से कटेगा। हम 17 से इसमें भाग करते हैं, यहाँ पर 17 से भाग करेंगे, 7429 में 17 से भाग करेंगे तो 437 बढ़ जाएगा। 17 से भाग करेंगे तो ये 437 होगा। फिर हम लोग 17 के बाद इसमें देखते हैं ये 19 से कटेगा, तो 19 से भाग कर देते हैं। यहाँ 19 से भाग करेंगे, 19 से भाग करके यहाँ लिखते हैं 437 में 19 से भाग करते हैं, 19 गुना के 38, 13 में से 8 घटा देंगे, 5 7 19 3 57, ये 23 बार में कटेगा। और 23 स्वयं एक अभाज्य संख्या है, ये 23 केवल 23 से ही कटेगा, 23 से कम है 23। तो 7429 को हम लोग लिख सकते हैं 17 गुणते 19 गुणते 23, ये इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया गया। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, माने मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणित एलसीएम है। हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पढ़े हैं, ये 6 में भी आप पढ़े होंगे, जैसे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुणित लौसा, या मौसा गुणित लौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल, या पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणित लौसा। हम इनको यहाँ पर ज्ञात करना है 26 और 91, 26 और 91 का मौसा और लौसा ज्ञात करना है। तो मौसा और लौसा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इनका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 से कटेगा, 13 एकम 13, तो 26 को लिख सकते हैं 2 गुणित 13। उसी तरह से 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 91 जो है 7 से कटेगा, 13 बार में, 13 एकम 13, तो इनको लिख सकते हैं 7 गुणित 13। अब इनका एचसीएफ ज्ञात करेंगे, एचसीएफ यानी मौसा। मौसा ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि दोनों में कोई अगर उभयनिष्ठ कॉमन है, मतलब कोई उभयनिष्ठ है, जैसे उभयनिष्ठ को दोनों में जो हो, ये 13 है, यहाँ भी एक 13 है, दोनों में जो कॉमन है इसको लिख लेते हैं, और कोई कॉमन नहीं मिल रहा है तो यही इसका मौसा कहलाएगा। अब एलसीएम की बात करते हैं, लौसा की बात करते हैं, एलसीएम लौसा। लौसा ज्ञात करने के लिए देखो क्या करते हैं, किसी भी दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो सबसे छोटा गुणनखंड है वो कितनी बार आया है उसको उतार लेते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं दूसरा वाला कोई
कितनी बार आया है उसको उतार लेते हैं, आज जो शेष बच जाते हैं उसको उतार देते हैं, ये लसा है। या नहीं तो ऐसे समझ लो, इन दोनों में 13 मिल रहा है, 13 लिख दिए, यहाँ पर 2 बच रहा है, यहाँ पर 7 बच रहा है, तो 2 को भी लिख देंगे, 7 को भी लिख देंगे, और जो कॉमन है उसको भी लिख देंगे। ये लसा इसे ज्ञात किया जाता है। तो गुणा करेंगे तो 7 गुना के 14, 14 गुणते 13, 13 से यहाँ गुणा कर लो, 13 चौके 52 को 2, 13 कम 13 5 18, 182 हो जाएगा। इनका लौसा हो गया 182 और मौसा हो गया 13। अब यहां पर देखते हैं, सवाल में हमसे ये कह रहा है ये कि जांच कीजिए कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके मौसा और लौसे गुणनफल के बराबर है। तो यह दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो यहां लिखेंगे पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणित लौसा। ये जांच करना है, मैंने होगा ही मौसा गुणित लौसा, ये करके दिखा देना है केवल। तो पहली संख्या की जगह पर कितना है 26, यहाँ 26 लिख देंगे। दूसरी संख्या की जगह पर 91 लिख देंगे, मौसा की जगह पर 13 लिख देंगे, लौसा की जगह पर 182 लिख देंगे। ये करके हमको दिखाना है कि ये दोनों बराबर होगा, ये जांच करना है, जांच करके दिखाना है। लिखा है कि जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल मौसा और लौसा है। अब यहाँ पर करते हैं गुणा, 26 में 91 का गुणा करो, यहाँ 26 में 91 का गुणा कर ले रहे हैं, 1 6 6, 1 2 2, 9 6 54 को 4, 9 दूनी का 18 और 5, 18 5 23, जोड़ दे इसको 6 4 2 6 3 ये 2, तो इसका गुणनफल आ जा रहा है 2366, 2366 अब इसका गुणा करके देख लेते हैं, 182 में 13 से गुणा करो, 3 दूनी के 6, 3 8 24 को 4, 3 कम 3, 3 2 5, 1 2 2, 1 8 8, 1 कम 1, ये 6 4 2 6, 8 5 13 को 3 2, 23 66 भी आ गया, 23 66। तो हमको सवाल में यही करना था, इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का मौसा और लौसन के गुणनफल के बराबर होता है, यही करके दिखाना है। इसी तरह का और भी सवाल इसके आगे है, उसको अब देखते हैं। अब दूसरा देखते हैं कि 510 और 92। अब इसका हमको ज्ञात करना है, ये दूसरा है, दूसरा सवाल। इसमें ये करना है कि मौसा ज्ञात करो और लौसा ज्ञात करो, फिर जांच करके दिखा देना है कि इसका मौसा और लौसा का गुणनफल इनकी संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलो 510 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 510 ये 2 से कटेगा, 2 दूनी के 4, 1 बचेगा, 11 होगा, 2 5 10, 2 5 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 5 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से कम 5, 5 से 35। अब ये 17 से कटेगा, 17 कम 17। तो यहां पर 510 को लिख सकते हैं 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। अब यहां से इसको दूसरा वाले को करते हैं। दूसरा वाला है 92, तो 92 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 92 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 दूनी के 4, 2 3 6। अभी 23 से कटेगा, 23 से कम है 23, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 23, 2 गुणित 2 गुणित 23। अब इनका मौसा करते हैं। मौसा करेंगे तो यहां पर लिखेंगे हम लोग मौसा बराबर हो जाएगा, जो दोनों में मिल रहा है तो इसमें एक 2, इसमें भी एक 2 है तो एक 2 लिख दो, यहाँ पर एक 2 है, यहाँ पर एक 2 है, 2 लिख दिए। अब यहाँ पर जो मिल रहा है वही यहाँ पर हमको लिखना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी नहीं मिल रहा है, तो इसका मौसा केवल 2 हो जाएगा। लौसा की बात करते हैं, तो लौसा में जो मिलता है उसको भी लिख लेते हैं, और जो बच जाता है दोनों में उनको भी लिख लेते हैं। एक तो 2 मिल रहा है, 2 लिख लेंगे, इसमें एक और 2 बच रहा है, एक और 2 लिख देंगे, इसमें 3 बच रहा है, 3 लिख देंगे, इसमें 5 बच रहा है, 5 लिख देंगे, इसमें 17 बच रहा है, 17 लिखेंगे, 23 बच रहा है, 23 लिखेंगे। ये इसका गुणनफल जो होगा ये लौसा कहलाएगा। गुणा करते हैं, 2 दूनी के 4 से 12 5 60, ये 60 हो गया, इतना 60 हो गया।
अब ये 17 का इसमें गुणा करेंगे, 17 से यहाँ 51 को 1, 17 34 और 34 और 5 39। फिर से करके देख लेते हैं। 17 दूना 34, 70 से 51 को 1, हाथ से लगा 5 और 17 दूना 34, 35, 36, 37, 38, 39। अब इसमें गुणा करना है 60 से, गुणा कर देंगे 0, 6 एकम में 6 और 36, 6 एकम में 6 और 6 9 54 को 4 और 36 18 और 5, 18 5 23। तो इनका लौसा हो जाएगा 23,460। 23,460 हो गया, 23,460। अब देखते हैं इसके आगे सवाल में ही कह रहा है जांच करना है कि मौसा और लौसा का गुणनफल उनकी संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहां पर लिखते हैं कि मौसा और लौसा कैसे लिख देते हैं, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणित लौसा। पहली संख्या इसमें 510 है, दूसरी संख्या 92 है, मौसा इसका 2 है, लौसा 23,460 है, 23,460 है। गुणा कर लो इसका, 92 का गुणा कर लो। तो 510 में 92 का गुणा करेंगे, 2 0 0, 2 एकम में 2, 2 पचे 10, 9 0 0, 9 एकम में 9, 9 पचे 45। ये 0, ये 2, ये 9, 5 और 1 6, ये 4, 46,920। ये 46,920 इसका संख्याओं का गुणनफल हो गया। इसका करते हैं 2 0 0, 2 6 12 को 2, 2 चौके 8 और 1 9, 2 3 6, 2 दूना के 4, 46,920, 46,920। यही करके हमको दिखाना था। तो लिख सकते हैं यहाँ पर दायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अब देखते हैं तीसरा 336 और 54। ये तीसरा है 336 और 54। इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 336 को गुणनखंड करते हैं। तो 336 ये 2 से कटेगा, 2 एकम में 2, 2 6 12, 2 8 16। अब यहां पर एक बार और देख देते हैं। 2 8 16 को 6, 2 6, 2 6 12 13 को 3, 2 3। अब ये 2 से फिर कटेगा, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2 दूनी के 4, 2 एकम 2। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। तो 3 7 21, 7 एकम 7। अब इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 बार 2, 1 2 3 4 बार 2 और 1 3 और 1 7, 1 3 और 1 7। दूसरा है 54। तो 54 का इसी तरह से जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54। ऐसे ही कर लेंगे 54 का। अब यहां से मौसा ज्ञात करते हैं। तो मौसा ज्ञात करो, इसमें से एक 2 मिल रहा है, 2 लिख देंगे। यहां से एक 3 मिल रहा है, एक 3 लिख देंगे। अब इसमें से कोई नहीं मिल रहा है, तो जब नहीं मिल रहा है तो जो बच रहा है उनको उतार दो। यहां से 2 3 ठे बच रहा है, तो 2 3 बार लिख देंगे, एक बार 7 लिख देंगे। अब इसमें देखो ये बच रहा है 3 और 3 बच रहा है, बस इसका गुणा कर लो, यही था। नहीं, ये लौसा हो गया, ये तो लौसा हो गया। अब यहाँ पर ये जो लिखे हुए हैं ये लौसा हो गया, ये वाला लौसा कर देते हैं पहले। ये जो लिखे हैं ये लौसा हो गया। मौसा देख लेते हैं, आपसे गुणा कर लेते हैं, तब इसका मौसा देख लेते हैं। जो मिल रहा है उसको लिख लिए, जो बच गया उसको यहाँ उतार दिए, जो है मिल गया इसको लिख दिए, एक ये लिख दिए। ये बच रहा है तो इसको उतार दिए, ये बच रहा है इसको उतार दिए, ये बच रहा है इसको उतार दिए। गुणा कर लेते हैं। 2 3 6, 6 दूनी के 12, 12 3, 2 दूनी के 4, 2 3 6, 6 दूनी के 12, अब 12 दूनी के 24, 24 दूनी के 48 और ये 3 3 9 7 63। तो 48 गुणित 63, 3 8 24 को 4, 3 चौके 12 और 2, 12 2 14, 6 8 48 को 8, 6 चौके 24 और 4 28। एक बार और देख लेते हैं। 3 8 24 को 4, हाथ लगा 2, 3 चौके 12, 2 14, 6 8 48 को 8,
6 चौके 24, 25, 26, 27, 28। यहाँ पर ये 4, 8 4 12 को 2, 8 1 9, 9 और 1 10, 2 और 1 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 30 24, ये इसका लौसा हो गया। मौसा देख लेते हैं। तो मौसा में जो दोनों में मिल रहा है उसी को लिखना है। तो इसमें एक 2 मिल रहा है तो 2 लिख देंगे, एक 3 मिल रहा है दोनों में तो एक 3 लिख देंगे, और कोई नहीं मिल रहा है तो छोड़ देंगे, 2 3 6। तो इसका मौसा हो गया 6, लौसा हो गया 30 24। अब देखते हैं संख्याओं का गुणनफल पर मौसा गुणित लौसा। यहाँ पर ऐसे ही लिख दे रहा है, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुणित लौसा। तो यहाँ पर जो लिखेंगे ये मौसा गुणित लौसा होगा। यहाँ लिखेंगे मौसा गुणित लौसा। संख्याओं का गुणनफल, इसमें संख्या, पहली संख्या है 336, दूसरी संख्या है 54, मौसा है 6, लौसा है 3024। अब 336 में 54 का गुणा करेंगे, 336 में 54 का हम गुणा कर रहे हैं। 4 6 को 24 को 4 हाथ से लगा 2, 4 3 12 और 2 14 को 4 हाथ से लगा 1, 4 3 12 1 13, 5 6 को 30 को 0, 5 3 15 और 3 18 को 8, 5 3 15 और 1 16, ये 4 8 3 11 को 1, 6 1 7 और 1 8 1 18 144। तो यहाँ पर लिखेंगे 18,144। अब गुणा करो, 6 चौके 24 को 4, 6 दूनी को 12 और 2 14 को 4, 6 3 18, 18,144, 18,144। यही करना था, लिख देना बायां पक्ष पर दायां पक्ष, यही करना है। अब देखते हैं तीसरा, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पर इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। जैसे पहला सवाल दिया गया है 12 15 और 21, 12 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसके पहले जैसे कर रहे थे ठीक उसी तरह से यहाँ भी करना है। जैसे 12 15 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड होगा 2 दूनी के 4 और 4 के 12। तो वैसे कर लेना जैसे कर रहे थे इससे पहले। 15 का करेंगे तो 15 होगा 3 5 15। 21 का जब करेंगे तो 21 हो जाएगा 3 7 21। यहाँ पर हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ में बताया है कि जो सब में मिलेगा, तो देखो इसमें एक 3 है, इसमें भी एक 3 है, इसमें भी एक 3 है, तो इनका एचसीएफ यानी मौसा हम लोग कितना लिख सकते हैं 3। अब ये इसका मौसा हो गया। एलसीएम ज्ञात करते हैं, तो एलसीएम ज्ञात कर लो। एलसीएम अगर ना हो तो इसके आगे लिख लेना किसका किसका निकाले हैं। जैसे 12 का है, 15 का है और 21 का एचसीएफ होगी। उसी तरह से आगे हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं कि जो एलसीएम है तो एलसीएम ये 12 का, 15 का, 21 का नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। एलसीएम इसका निकाल लेंगे। तो जो मिल रहा है उसको लिख लो, 3 मिल रहा है सब में। यहाँ से 2 बच रहा है, 2 लिख दो। यहाँ एक 5 बच रहा है, 1 5 लिख दो। यहाँ एक 7 बच रहा है, 7 लिख दो। इसका एलसीएम हो जाएगा। गुणा करते हैं, 5 दूनी के 10, 10 दूना के 20, 20 के 60 और 60 7 से 420। ये 420 इसका बस हो जाएगा। यही करके दिखाना है। तो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ यही इसमें निकालना था, तो एलसीएम और एचसीएफ हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है। तो दूसरा इसमें हमको दिया गया है, तीसरा का दूसरा 17 23 29, 17 23 और 29। अब देखेंगे 17 23 और 29 तीनों ये जो लिखा गया है ना, तीनों अभाज्य संख्या ही है। तो 17 23 और 29 का हम लिखेंगे। 17 का अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो 17 का होगा 1 गुणित 17, 1 को नहीं लिखते हैं, केवल 17 ही लिख दो। 23 को लिखेंगे, 23 से कम 23 खाली 23 होता है। 29 को केवल 29 लिख दे रहा है। अब यहाँ पर हमको इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं, जैसे इसको लिखेंगे एचसीएफ
HCF किसका ज्ञात करना है? तो 17 का, 23 का और 29 का। तो 17 को यहाँ पर देखो, इसको 17 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं 1, क्योंकि इनका अभाज्य गुणनखंड कुछ नहीं मिल रहा है। तो अभाज्य गुणनखंड जब कॉमन कुछ नहीं है तो एक कॉमन होगा इसमें, तो HCF इसका 1 हो जाएगा। इसका HCF 1 लिखेंगे, यानी मौसा 1 हो जाएगा। जिनका मौसा 1 होता है उसे हम सहभाज्य संख्या कहते हैं, ये एक दूसरे के लिए सहभाज्य कहलाएगा। एलसीएम ज्ञात करो, तो एलसीएम माने लौसा 17 का, 23 का, 29 का। तो इसमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इसका सीधे गुणा कर दो, 17 का, 23 का, 29 का। 23 में 17 से गुणा कर लो, 7 तरीके 21 को 1, 7 दूनी के 14 और 2 16। अब इसको देखते हैं, 1 3 3, 1 2 2, 6 3 9, 2 1 3, 7 तरीके 21 को 1, 7 14 15 16, 1 3 3, 1 2 2, 6 3 9, 319। अब 319 में गुणा करेंगे 29 से, गुणा करते हैं, 9 का में 9, 9 81 को 1, 9 3 27 और 8, 27 8 35, 2 1 में 2, 2 9 18 को 8, 2 3 6 1 7, ये 9 2 1 3, 8 5 13 को 3, 7 3 10, 1 11, 11,339। ये हो जाएगा 11,339। ये इसका एलसीएम हो गया, इसका एचसीएफ हो गया। यही करना था। देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा में दिया गया है 8 9 और 25। 8 9 और 25, तो 8 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 2 गुणते 2, गुणते 2, 2 दूनी के 4 दूनी के 8। 9 का निकालेंगे तो 3 तरीके 9, 25 का निकालेंगे तो 5 5 25। अब इसका एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ जब लिखेंगे तो एचसीएफ जो तीनों में मिल रहा है, तो इसमें देखेंगे ये कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो जब कोई कॉमन नहीं मिल रहा है तो कॉमन 1 मिलेगा, तो इसका एचसीएफ चेक कर देंगे। जब इसमें कॉमन कुछ नहीं मिल रहा तो समझ जाएंगे कि इसका एचसीएफ 1 होगा, यानी कॉमन 1 मिलेगा। अब एलसीएम देखते हैं। एलसीएम जो कॉमन मिल रहा है उसको लिखो, जो नहीं मिल रहा है सबको लिखो। तो इसमें कोई कॉमन नहीं तो लिख दो 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 3 2 बार, ये 5 2 बार, गुणा करो, 2 दूनी के 4, अब 5 5 25, 25 चौके 100, 3 तली के 9 दुनिया 18, 1800 को गुणा कर लेंगे 1800। इनका एलसीएम 1800 हो जाएगा। अब चौथा देखते हैं, दिया है एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया गया है। मतलब 2 संख्या दिया गया है, 306 एक संख्या दिया गया, इस तरह से दिया गया है HCF 306 कामा 657 बराबर 9। इसका मतलब हुआ कि 2 संख्या 306 और 657 का मौसा 9 है। फिर इसमें पूछ रहा है कि इनका लौसा ज्ञात कीजिए, यानी एलसीएम ज्ञात करना है। 306 657 का एलसीएम हमको ज्ञात करना है। इस प्रश्न को ऐसे देख लेते हैं कि इन 2 संख्याओं का मौसा दिया गया है 9 और लौसा ज्ञात करना है। दोनों संख्याएं वही हैं, इनका लौसा ज्ञात करना है। तो लिख सकते हैं पहली संख्या, हम लिखने का तरीका देखते हैं, इस तरह से लिखेंगे। पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657, मौसा दिया गया है 9 और लौसा पूछा जा रहा है, लौसा हमसे पूछ रहा है। तो हम सूत्र जानते हैं कि मौसा गुणित लौसा बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, या पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणित लौसा, या मौसा गुणित लौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो इसमें से कोई भी लिख लेंगे। यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं कि मौसा जो ज्ञात करना है बाएं ओर लिख लेते हैं, मौसा गुणित लौसा बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। तो मौसा की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 9,
लौसा की जगह पर नहीं मालूम है, लौसा यहाँ पर छोड़ दे रहा है। पहली संख्या की जगह पर लिख देंगे 306, दूसरी संख्या की जगह पर लिख देंगे 657। तो लौसा बराबर हो जाएगा, लौसा बराबर, ये गुणते में तो इसके भागे में चला जाएगा, 306 गुणते 657 बटा के 9, 9 से ये कटेगा, घटा दो, तो 9 3 27, 27 3 9 चौके 36, ये हो गया 34 गुणते 657। ये 657 में 34 से गुणा करते हैं, 4 7 28 को 8, 4 5 20 और 2 20 2 22 को 2, 4 6 24 25 26, 3 7 21 को 1, 3 5 15 और 2 17 को 7, 3 6 18 1 19, ये 8 2 1 3 7 6 13 को 3, 9 2 11 12 को 2, ये 2। फिर से एक बार मिला लेते हैं, 4 7 28 को 8 हाथ से लगा 2, 4 5 20 और 2 22 को 2, 4 6 24 25 26, 3 7 21 को 1, 3 5 15 16 17 को 7, 3 6 18 1 19, 2 1 3 6 7 13 को 3, 9 2 11 12 को 2, 22 338। तो 22 338 इसका एलसीएम हो गया, यानी लॉस हो गया। ये इसका उत्तर हो जाएगा 22,338। अब देखते हैं इसमें पांचवा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसमें ज्ञात करना है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए जो 6 के घात n है, 6 के घात n को कोई भी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी एक तो प्राकृतिक संख्या ले लेंगे, 6 का उतना बार जब गुणा करेंगे तो क्या ये कभी शून्य पर समाप्त होगी, ये हमको बताना है। तो किसी भी संख्या के शून्य होने के लिए उसके इकाई के स्थान पर ये शून्य होने के लिए उसका अभाज्य गुणनखंड यानी 2 गुणित 5 एक होना चाहिए, यानी 10। जिसे विभाज्यता की जांच में बताया है कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य होता है वह 10 से कट जाती है, यानी ये 10 होने के लिए, माने शून्य होने के लिए इसका एक अभाज्य गुणनखंड 10 होना चाहिए, यानी 2 गुणित 5 होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे कि किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणित 5 होना चाहिए। कई बार हो सकता है चलेगा, लेकिन कम से कम एक 10 यानी 2 गुणित 5 होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में उसके भाज्य गुणनखंड में कम से कम, यहां पर ऐसे लिख सकते हैं कम से कम एक बार उसके भाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणित 5 अवश्य होना चाहिए, एक बार से अधिक हो जाएगा चलेगा, लेकिन कम से कम एक बार 2 गुणित 5 होना चाहिए। 2 गुणित 5 का मतलब कि 10 उसके गुणित में आएगा तभी इकाई के स्थान पर शून्य होगा। जैसे कोई भी संख्या मान लो 25 है, मान लो 48 है, इसमें हम 10 से गुणा करेंगे, इसमें भी 10 से गुणा करेंगे तो ये 250 इकाई के स्थान पर 0 आ जाएगा। 10 से गुणा करेंगे 480 आ जाएगा। किसी भी संख्या के शून्य होने के लिए, उसकी इकाई का स्थान पर शून्य होने के लिए उसमें उसका गुणनफल एक बार कम से कम 10 होना चाहिए। 10 का मतलब भाज्य गुणनफल 2 गुणित 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा गया है 6 के घाते n, तो यहाँ पर 6 का लिखेंगे, अतः 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है 2 गुणित 3 में 2 गुणित 5 नहीं है।
छ के अभाज्य गुणनखंड में, छ के अभाज्य गुणनखंड इतना में 2 गुणित 5 नहीं है, अतः छ की घात से n में n के किसी भी मान के लिए, इसलिए 6 के घात n में n के किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इसमें पूछा है कि 6 के घात n में n कोई प्राकृत संख्या है, n के किस प्राकृत संख्या के लिए यह 0 पर समाप्त होगी। तो 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 10 आना चाहिए। 10 का मतलब 2 गुणित 5 आना चाहिए। तो इसके 6 का अभाज्य गुणनखंड गुणित 3 आ रहा है, 2 गुणित 5 नहीं आ रहा है, इसलिए 6 के घात n में n के किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये इसका आंसर होगी। देखते हैं छठा, आप व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो याद करेंगे, भाज्य की परिभाषा आपको सिखाया गया है कि जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी कटती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। या इसे कह सकते हैं कि जिस संख्या का गुणनखंड 2 या 2 से अधिक होता है, 2 से अधिक होता है मतलब 3 से अधिक, तो उसे हम लोग भाज्य कहते हैं। तो यहाँ हमको जांच करना है, व्याख्या करना है 7 गुणित 11, 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13, हमको व्याख्या करना है कि यह भाज्य क्यों है। तो परिभाषा पर ही इसका आंसर आधारित है कि जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे हम लोग भाज्य कहेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें और इसमें 13 कॉमन है, तो हम 13 पहले कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 11 और 13 कम 13 एक हो जाएगा, नहीं लिख रहे हैं तो ये 13 कम 13 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13, 11 7 77 और प्लस 1, 11 7 77 प्लस 1, ये 13 गुणित 77 और कितना हो गया 78 को हम इसके भाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 78 को 2 से कटाएंगे, 2 3 6, 2 9 18, अब ये 3 से कटेगा, 3 कम 3, 3 से लिखना, अब ये 13 कम 13, तो इनको लिख सकते हैं 13 गुणित 78 को लिख सकते हैं 2 गुणित 3 गुणित 13। तो यहाँ पर इसका गुणनखंड देख रहे हैं कि 13 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 13 को 2 बार लिख सकते हैं। तो इसका गुणनखंड 2 से अधिक है, यानी जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी कटती है, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक है उसको भाज्य कहते हैं। तो लिखेंगे कि अतः यह एक भाज्य संख्या है, यही करके दिखाना था। इसी तरह का इसमें एक और है 7 गुणित 6 गुणित 5, एक और इसी तरह का है 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 3 प्लस 2 गुणित 1 गुणित ही है 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5, 2 गुणित 1 प्लस 5। अब भाज्य क्यों है पूछ रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका गुणनखंड 2 से अधिक है, अतः एक का है, भाज्य संख्या है। इसी तरह से यहाँ पर करके देख लेते हैं, इसमें से और इसमें से 5 कॉमन मिल रहा है, तो 5 पहले कॉमन कर लो, 5 कॉमन कर लेंगे तो मिलेगा 7 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 और प्लस 5 से कम 5, 1 हो जाएगा। 5 निकाल लिए हैं, अब ये गुणा कर लेते हैं, गुणा कर लो इसका, 2 3 6, 6 चौके 24, 7 6 42, 42 गुणित 24, 24 गुना के 48 को 8, 24 चौके 96 और 4, 96 4 100, 108। तो यहाँ पर गुणनफल 108 हो गया और ये प्लस 1 हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा 5 गुणित 108 और 1 मिलकर के 1009। एक बार और देख लेते हैं, 7 6 42,
4 3 12 दूना के 24, 4 दूना के 8, 4 चौक के 16, 2 दूनी के 4, 2 चौक के 8, 6 4 10 को 0, 8 और 1 9, 1 10। ठीक है, अब ये 1009 हो गया। या इसको चाहो तो आप गुणनखंड 1 लिख सकते हैं, तो ये भी इसका गुणनखंड 2 से अधिक है, तो लिखेंगे यहाँ पर इस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि अतः यह एक भाज्य संख्या है। जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो जाए तो समझ लेंगे कि वह भाज्य है, अतः यह क्या है, भाज्य संख्या है। यही करके दिखाना था। इसमें एक और सवाल है, इसको समझ लेते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय पश्चात वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। एक वृत्ताकार पथ है, ये 7वां सवाल है। ये 6वां सवाल था और ये 7वां सवाल है। 7वां, एक वृत्ताकार पथ है। यहां पर एक सोनिया नाम की लड़की और एक रवि नाम का लड़का। ये सोनिया जो है एक चक्कर जब पूरा कर रही है तो इसको 18 मिनट का समय लग रहा है, और रवि नाम का लड़का, आर से मैंने रवि को लग रहा है 12 मिनट का समय। ये दोनों जो है जब इसके वृत्ताकार पथ पर जब दौड़ते हैं, एक समय पर जब ये चलना प्रारंभ करते हैं, तो ये कब एक साथ पुनः मिलेंगे? जब ये लगातार दौड़ते रहेंगे तो ये जरूर एक दूसरे से बार बार कभी ना कभी मिलते रहेंगे। तो सबसे पहला बार जब मिलेंगे तो सबसे कम समय वाली बात आएगी कि सबसे कम समय में पहले बार मिलेगा। तो जहां से कम न्यूनतम से न्यूनतम संख्या पूछा जाता है, वहां पर लौसा निकालते हैं। तो इन दोनों का हम लोग लौसा निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सोनिया को जो समय लग रहा है वो 18 मिनट का लग रहा है, रवि को जो समय लग रहा है वो 12 मिनट का लग रहा है। तो 18 का भाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 तिहाई 6 और 6 3 18, 2 दूनी के 4 और 4 तिहाई 12। तो इसका लौसा निकाल लेंगे तो वह कम से कम समय निकल जाएगा जिसमें ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लौसा। तो यहाँ से 2 मिल रहा है, यहाँ से 2 1 2 लिख देंगे, यहाँ से 3 है तो यहाँ से 3 है तो 3 भी लिख देंगे। अब इसमें जो नहीं मिल रहा है इसको लिख दो। देखो यहाँ से 3 बच रहा है, इसको लिख देंगे। यहाँ से 2 बच रहा है, 2 को भी लिख देंगे। तो 2 3 6, 6 3 18, 18 दूना के 36। ये 36 मिनट का समय मिलेगा। 36 मिनट के बाद दोनों एक दूसरे से सबसे पहला बार एक साथ मिलेंगे। 36 मिनट के बाद मिलेंगे। वैसे तो जब भर दिन दौड़ेंगे, पूरे दिन दौड़ेंगे, तब 36 मिनट के बाद, हर एक 36 मिनट के बाद, हर एक 36 मिनट के बाद वो मिलते रहेंगे। सबसे पहला बार 36 मिनट के बाद मिल जाएंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा, 36 मिनट।